हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 9 में आज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में एक बार ये पूछा जा चुका है, तो अगर एक बार एग्जाम में आया है तो नेचुरली रो मेजर कॉलम मेजर इन दोनों में हम इसको कवर अप करेंगे। इसके ऊपर इन फ्यूचर क्वेश्चन अगर बनते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो बड़ा ईजी है, इसको समझ लेते हैं। और फिर आता है आपका स्पार्स मैट्रिसेस क्या होती हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इन टॉपिक से जो एकेटीयू में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। क्या होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ये देखो, ये आपने एक मैट्रिक्स है, ये 5x5 मैट्रिक्स है जो नजर आ रही है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमारी जो मैट्रिक्स है ये 5x5 है और इसका नाम है M, है ना। ये 5x5 मैट्रिक्स है। अब क्या है, 1 2 3 4 5 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5 5 कॉलम्स हैं, है ना। अब जरा एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, जो एलिमेंट्स हैं पहली रो में एक एलिमेंट, दूसरी में 2 एलिमेंट, तीसरी में 3 एलिमेंट, चौथी में 4 एलिमेंट और पांचवी में पांचों एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो हैं। बाकी के, अब इसको अगर देखेंगे, इस मैट्रिक्स को अगर हम दो ट्रायंगल में डिवाइड करें तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड होती है ना। जो ऊपर का ट्रायंगल है वो तो सारा का सारा जीरो है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है वो पूरा का पूरा नॉन जीरो एलिमेंट से बना हुआ। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं? ऐसी मैट्रिसेस, देखो दिखाई दे रहा है, ऐसी मैट्रिसेस जो कि जिसमें जो नीचे वाला हाफ है इस मैट्रिक्स का, जो नीचे वाला ट्रायंगल बन रहा है, वो एलिमेंट जो नॉन जीरो है वो एक ट्रायंगल बनाते हैं और वो ट्रायंगल जो है वो मैट्रिक्स के लोअर हाफ में बनता है। दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, और जो अपर साइड है उसमें रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन को मैथमेटिकली हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मैट्रिक्स का आई ऑफ जे जीरो है अगर आई की वैल्यू जे से कम है। देखो आई की वैल्यू, आई क्या है 1, जे क्या है 1, आई और जे दोनों 1 है ना। आई लेस देन जे है क्या? नहीं, तो इसलिए ये नॉन जीरो है, तो इसलिए ये नॉन जीरो है। सेकंड वाला केस है नॉन जीरो। अब फिर देखो यहाँ पर आई बड़ा है जे छोटा है, आई बड़ा है, आई बड़ा है जे छोटा है, नॉन जीरो है ना। इसे देखो, आई छोटा है जे बड़ा है, आई छोटा है जे बड़ा है, जीरो है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये कहेंगे कि एम ऑफ आई जे, एम ऑफ आई जे क्या है? किसी भी एलिमेंट को अगर हम इस मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? 2D अरे। एम ऑफ आई जे इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आईएथ रो जेथ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स की आईएथ रो और जेथ कॉलम पर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो होगा। कब? जब आई की वैल्यू जे के बराबर है या जे से बड़ी है। अगर आई की वैल्यू जे से बड़ी है या जे के बराबर है तो वो नॉन जीरो होगा। अगर आई की वैल्यू जे से छोटी है तो एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात तो ये समझ ली। ठीक है, अब एक बार पढ़ो, अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, है ना। तो दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स in which the lower triangular part of the matrix is non-zero elements and the upper triangular part is all zeros and none of them is non-zero। मतलब यहाँ पर इनमें से कोई भी नॉन जीरो नहीं है, सारे जीरोस हैं। The set of non-zero elements are forming a triangle, है ना। उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हम कॉलम को जे से और रो को आई से रिप्रेजेंट करें तो m इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज i नंबर ऑफ रोज एंड दिस j होल्ड्स द नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अपर बाउंड है वो 5 पे आ रहा है, लोअर बाउंड हमारा 1 से शुरू हो रहा है। अब ये मान के चल रहे हैं 1 2 3 4 5 करके हमने इसे रिप्रेजेंट। अब हमें पता है जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे मेमोरी में तो हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही मेमोरी में रखेंगे, क्योंकि नॉन ट्रायंगुलर जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मुझे पता है कि इस, अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। अगर आप ऐसे इसमें ऑब्जर्व करके देखो, चलो इसको दोबारा से देखते हैं। ये जो है देखो, तो हटा देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे निकालोगे? देखो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्या मैट्रिक्स थी हमारी? दिस इज आवर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5। so 1 2 3
4 और खुला खुला लिख लेते हैं ताकि हमें कुछ कैलकुलेशन रिप्रेजेंटेशन करनी पड़े तो उसे हम आसानी से कर लें, है ना। देखो फिर लिखते हैं A11, दिस इज A21, 2 अगर मैं इसको चलो मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो हमारी जनरल कन्वेंशन है। दिस इज A31, 32, 33, दिस इज A41, 42, A43, A44, and this is A51, A52, 53, 54 and 55। ठीक है, ये मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। पता है हमें ये बात। 1 2 3 4 1 2 3 1 2। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑब्जर्व करनी है आपको, जब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, रो मेजर हो कॉलम मेजर हो, किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। सबसे पहले तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में कितने हैं। अगर ये 5 क्रॉस 5 है तो 5 क्रॉस 5 इसका मतलब 25 एलिमेंट्स हैं टोटल। इतनी बात तो हमें समझ में आती है। तो फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर मैं कहूं n क्रॉस n मैट्रिक्स कितने हुए ये टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल टू n क्रॉस n मतलब n स्क्वायर, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर। अगर मेरी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n स्क्वायर। अब इसमें से कितने वैलिड हैं, नॉन जीरो कितने हैं, वो चीज मुझे सबसे पहले समझ में आनी चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ, यहां से देखो, अगर मैं यहां से पहली वाली रो से शुरू कर दो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। तो निकालते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं भाई, काउंट करो। अगर मैं 5 की बात करूं 1 क्रॉस 5 क्रॉस 5 की बात करें तो कितने निकल रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये याद है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना। और अगर ये n क्रॉस n मैट्रिक्स होती तो ये अप टू n तक जाता भाई, n रोज n कॉलम्स होते तो ये अप टू n तक चला जाता, है ना। तो इसका मतलब ये क्या नजर आ रहा है मुझे, 1 से लेके n तक फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर मैं सम निकालूं n की जो भी वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी, n × n प्लस, चलो ये कैपिटल n अगर हम दिखा रहे हैं तो दिस इज n × n + 1/2। बताओ, ये बात तो मुझे समझ में आती है सीधी सीधी कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर हैं तो जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, 1 + 2 + 3 + अप टू n अगर जाएगा तो कितने आएंगे, 1 n × n + 1/2, है ना। हम अपने 5 के हिसाब से निकाल के देखते हैं, 5 के हिसाब से निकाल के देखो। मान लो मैंने कहा कि 5 के लिए देखो तो n की वैल्यू अगर 5 है, हमारे केस में n की वैल्यू 5 है ना, तो क्या आया 5 × 5 + 1/2, 5 × 5 + 1/2 कितना आ गया, 2 3 6 कितना हुआ 15। तो मतलब नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हुए 15 और जीरो कितने हुए, n स्क्वायर में से नॉन जीरो हटा दो तो जो रिमेनिंग है वो जीरो है। तो टोटल है 25 n स्क्वायर माइनस नॉन जीरो हटा दिए तो जीरो कितने बचे 10। अब काउंट कर लो जरा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए नॉन जीरो और जीरो कितने हो गए 25 में से 15 माइनस कर दो तो 10 हो गए आपके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ, जब हम रो मेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे ना, उसे पढ़ने से पहले, इनको रिप्रेजेंट करने से पहले जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी पूरी सेटिंग हमें एक बार समझ में आ जाए तो डेरिवेशन करने में हमें बिल्कुल आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर है। तो दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। तो हमें बेसिकली क्या करना है, नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही मुझे स्टोर करना है, जीरो को हम स्टोर नहीं करेंगे। ये सारी बात हम इसीलिए कर रहे हैं, है ना। जब भी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, हमें पता है रिमेनिंग एलिमेंट जीरो है, तो जब हम इसे स्टोर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में, किसी एरे में स्टोर करेंगे तो हम सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे और उसके हिसाब से उसकी एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए
अब अगर मैं इनको स्टोर करूं मेमोरी में, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन रो वाइज अगर हम करने लगे तो रो वाइज वो रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाएगी, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक बात है, चलिए देखो, सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करना है भाई, A11, सबसे पहले A11, फिर उसके बाद A21, A22 सेकेंड रो, फिर थर्ड रो A31, A32, A33, है ना, तीनों रो हो गई। फिर उसके बाद A41, A42, A43, बस इतना, 43 और A44, ये स्टोर हो गया, ये वाली रो स्टोर कर लिया आपने, है ना। और A44 के बाद क्या होगा, A51, 52, A51, A52 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ये सारी की सारी बची हुई रिमेनिंग जो होगी वो पूरी की पूरी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से स्टोर होगा रो मेजर में। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इनकी जो एड्रेसिंग है वो कहाँ से शुरू हो रही है, 100 से शुरू हो रही है, 100 से हुई, और अगर एक एलिमेंट जो है वो 2 बाइट लेता है, अगर मैं कहूँ कि W जो है उसकी वैल्यू है 2, W इज इक्वल टू 2 बाइट्स, मतलब एक एलिमेंट जब स्टोर करते हैं हम तो वो 2 बाइट मेमोरी में हमारे कंज्यूम कर रहा है ना। इसको थोड़ा सा और नीट लिख देते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं W इज इक्वल टू 2 बाइट्स। तो अब 100 से अगर ये शुरू होता है तो इसका एड्रेस होगा 102, इसका होगा 104, 106, 108, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 120 एंड सो ऑन। चेक कर लो, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 कर दिया मैंने गलती से, 12 के बाद आ गया 114, 116, 118, 120 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे एड्रेसेस आएंगे। तो अब हमें करना क्या है, पहले ये समझो कि हमें करना क्या है। करना हमें ये है कि हम अगर हमसे कोई पूछे कि ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको निकालना है कि उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका मैं आपसे कहूं कि एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अगर किसी ने मुझे आई और जे की वैल्यूज दे रखी हैं, भाई ये आई है, इस डायरेक्शन में मेरा आई है और इस डायरेक्शन में मेरा जे है, अगर मुझे आई और जे की वैल्यूज पता है तो मुझे बता दो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एड्रेस है वो क्या होगा, अगर हम उसे रो मेजर या कॉलम मेजर में स्टोर करते हैं। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो मान लो मैं किसी एक एलिमेंट को पिक कर रही हूँ, मान लो मैंने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक किया, ठीक है, A43, इस एलिमेंट को मैंने पिक किया और इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस मुझे कैलकुलेट करना है। इस एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। कौन से एड्रेस पर है ये, A43 पर, तो मतलब ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस मुझे फाइंड आउट करना है ना, ये हमारा टारगेट है। इतनी बात तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब देखिए इसी चीज को आगे बढ़ा लेते हैं, चलो यही एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ मैं, इतनी बात तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब देखिए बेटा कैसे निकालेंगे, है ना। सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि कितनी रो कितने कॉलम मुझे स्किप करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए। अब ये जीरो तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा कि जीरो को तो हम स्टोर ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम इसकी एड्रेस कैलकुलेशन करेंगे। इस एलिमेंट तक मुझे पहुंचना है, रो मेजर की बात हो रही है, तो मतलब यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये रो, फिर ये रो, फिर ये रो, ये 3 रो के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके होंगे, है ना। तो मतलब अगर मुझे A43 तक आना है, कौन सी रो में है ये, 4th रो में है। इसको यहाँ थोड़ा सा इसको इसी हिसाब से लगा के चलते हैं, कंफ्यूजन हो जाए देखने में, है ना। देखो कौन सी रो है, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, ठीक बात है। तो जब इस रो में आ जाओ, पहले ये लो, इस रो में आओ, सबसे पहले इस रो में आना है आपको। दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू नीड टू स्किप, है ना, दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू नीड टू स्किप, देन दीज 2 एलिमेंट्स यू नीड टू स्किप। यही तो बात करनी है भाई। जब A43 का नंबर आएगा उससे पहले इतने सारे एलिमेंट, ये दोनों, ये तीनों,
ये स्टोर हो चुके होंगे, और जब ये स्टोर हो जाएंगे तो उसके बाद हम उस रो तक पहुंच जाएंगे, उस पर्टिकुलर रो पे आ जाएंगे। उस रो में आने के बाद, रो नंबर 4 पे आने के बाद, उस कॉलम तक पहुंचने के लिए कितने एलिमेंट स्किप करने हैं, उन्हें काउंट करना है। और बेस एड्रेस में जो भी बेस एड्रेस है उस पर W की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप हमें सबसे पहले निकालना है। जैसे हमने 3D अरे में 2D अरे में निकाला था ना कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव टू स्किप टू रीच टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या समझना है, पहले समझो, अंडरस्टैंडिंग लो इसकी, उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्या करना है मुझे, टू रीच 4th रो, या मुझे क्या टारगेट क्या है, कैलकुलेट एड्रेस ऑफ या लोकेशन ऑफ A43। 43 की लोकेशन जो है वो मुझे निकालनी है, जिसका आंसर 116 है। ठीक है, इस तरह से मुझे निकालना है, और ये निकालेंगे पहले, फिर हम उस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करें, हाउ मेनी या नंबर ऑफ रोज, इस तरह से लिख लो। सबसे पहले क्या करना है, इस रो तक पहुंचना है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप while या to skip to reach to 4th रो। 4th रो तक जाने के लिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे स्किप करने पड़ेंगे। सबसे पहले 1 प्लस दूसरी रो में 2 प्लस तीसरी रो में 3, है ना। These many number of elements I will need to skip। इतने एलिमेंट मैंने स्किप कर दिए। सबसे पहली बात तो मुझे इतनी समझ में आ गई, अगर मुझे 4th रो में जाना है, टारगेट रो कौन सी है, 4th रो, ये मेरी टारगेट रो है और ये मेरा टारगेट कॉलम है ना। मुझे 4th रो में जाना है, 4th रो तक जाने के लिए मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैंने स्किप करना है। इतनी बात आ गई समझ में। क्या आया वैल्यू, ये वैल्यू आती है मेरी 3 और 2 5 और 1 6, 6 एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर स्किप करने पड़ेंगे। तो अब हम कहाँ पहुंच गए, अब हम इस पर्टिकुलर रो में आ गए। जब हम इस रो में आ जाएंगे तो मुझे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्किप करना है। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई नीड टू स्किप, 1 2, इन 2 एलिमेंट्स को मुझे स्किप करना है। ये 1 2 मुझे कैसे मिला, 3 कॉलम है, इस कॉलम को 3 माइनस 1 से मैंने माइनस अगर कर दिया तो ये मुझे 2 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ elements to skip to reach 3rd column is equal to, 3rd कॉलम में जाने के लिए, 3rd कॉलम में जाने के लिए कितने एलिमेंट मुझे स्किप करने हैं, 2 एलिमेंट। ये 2 कैसे आया, दिस 3 माइनस इसका लोअर बाउंड 3 माइनस 1, यही तो आया। तो दिस इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई विल नीड टू स्किप। इतनी बात तो मुझे समझ में आ रही है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप कितने हो गया, कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे स्किप करने पड़ेंगे, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, है ना। तो अब इस हिसाब से जो बात हमने यहां पर समझी है, ध्यान से देखते जाना, जो हमने अभी यहां पर समझा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि लोकेशन ऑफ क्या निकालनी है, A4,3 इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस, अगर मैं कहूं कि जो बेस एड्रेस है वो है 100, हमने यही रिप्रेजेंट किया है, बेस एड्रेस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप कितने, 8, टू स्किप मल्टीप्लाइड बाय W, यही तो हुआ। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप जो हैं, इसके लिए हमें फॉर्मूला यहाँ पर बनाना है। अभी हम ये देखते हैं कि ये काम हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए स्किप करने के लिए, 8, और W की वैल्यू क्या है, 2। तो ये आ गया हमारा 100 प्लस 16 दैट इज 116। तो हम डिजायर्ड एलिमेंट तक पहुंच गए, है ना। 116 एड्रेस पर हमारा जो ये A43 है स्टोर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
ये बात तो हो गई जब मुझे पता है कि क्या क्या वैल्यूज हैं, किस तरह में मुझे कंप्यूट करना है। मुझे एक जनरल फॉर्मूला चाहिए। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 100 क्रॉस 100 का एरे है ना, 100 क्रॉस 200 क्रॉस 200 का एरे है, तो हम कैसे काउंट करते रहेंगे ऐसे देख के? तो ऐसे देख के काउंट नहीं करना, हमें एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। और दूसरी बात कि आपने तो यहाँ ये मान लिया कि ये जो मैट्रिसेस आपने यूज की, इसका लोअर बाउंड जो है वो 1 है ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है, लोअर बाउंड तो 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो कायदे में तो अगर आप इसको निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड एंड दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड। याद करिए, ये जो मैट्रिक्स है अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है, ये लोअर बाउंड 1, लोअर अपर बाउंड 1, ये लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड 2। इस फॉर्म में हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा जो कि सबके लिए वैलिड हो, जो भी लोअर बाउंड अपर बाउंड किया हो उसके हिसाब से वो चल जाए। तो बस इसी चीज को, इसी अंडरस्टैंडिंग को अब हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसी को मैं आगे कॉपी कर रही हूँ, इसी सीक्वेंस में बता रही हूँ ताकि जब पढ़ो तो आपको बिल्कुल भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ में आ जाएगा मतलब क्या होगा। अब देखिए बेटा, अब देखिए, एक एक करके समझेंगे, एक एक करके देखते हैं, इसे छोड़ देते हैं, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं हम, 4th रो तक हमें जाना है, इसे हटाओ। मुझे 4th रो में जाना था, 4th रो में मुझे जाना था, तो मैंने 1 2 3 मतलब 4 - 1 तक का नंबर को मैंने ऐड किया। कितने नंबर को ऐड किया, 1 से स्टार्ट किया और 4 तक के नंबर्स को मैंने ऐड किया, इसी तरह तो किया। तो अगर मुझे ith रो में जाना है, मान लीजिए अगर हमारा अब जो टारगेट है वो क्या है, a ऑफ i, j, लोकेशन ऑफ a ऑफ i, j किस तरह से निकलेगी, है ना। इसका एक जनरल फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। तो मुझे कौन सी रो में जाना है, ith रो में जाना है। अब जरा ध्यान से देख लो, ith रो के अंदर मुझे जाना है। तो अगर मैं ith रो में हूं, देखो 4th रो तक जाना था, तो 1 + 2 + 3, 3 तक मैंने ऐड किया था, 4 से एक कम। अगर मुझे ith रो में जाना है, मान लो ये ith रो है, तो i से ऊपर की i - 1 नंबर ऑफ रोज को के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू i - 1, यही तो करना पड़ेगा। अगर हम 4th रो में गए थे तो मैंने क्या किया था, 1 से लेके 3 तक को सबको ऐड किया था, 1 + 2 + 3 अप टू i - 1। ith रो में अगर मुझे जाना है तो दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई विल हैव टू स्किप। बहुत सीधी बात है, 4th रो में जाना है तो 1 + 2 + 3 एलिमेंट स्किप करने थे, ith रो में जाना है तो 1 + 2 + 3 अप टू i - 1 मुझे स्किप करने पड़ेंगे। बताओ, इतनी बात तो समझ आ गई। अब इसी के लिए, इसी बात को हम जनरलाइज कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, 1 से लेके i - 1 नंबर का सम है। 1 से लेके n तक के नंबर का सम क्या होता है, n × n + 1/2, है ना। देखो, फॉर गिवन मैं लिख देती हूं, कभी आपको कंफ्यूजन हो बाद में। एज वी नो 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n × n + 1/2। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का अगर हम सम निकालें तो वो कितना होता है, n × n + 1/2। तो यहां पर कितने नंबर का सम है, यहां पर n की जगह क्या रखा, i, है ना। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एज वी नो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n इज इक्वल टू n × n + 1/2। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये मैंने साइड में लिख दिया, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम इसी चीज को इलेबोरेट करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i - 1 का मतलब n, दिस होल थिंग इज n। अगर मैं इसे इस तरह रिप्लेस करूं तो ये क्या है, n × n + 1/2। ये तो बात हो गई, n × n + 1/2, सीधी सीधी बात समझो। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सीधा ना लिख के डायरेक्टली बताऊं कहां से आ रहा है। n × n + 1/2, ये -1 से +1 हो गया कैंसिल, तो क्या आया, ये i × i - 1/2। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये जो है सम, इसका मतलब है i × i - 1/2, क्योंकि n की बजाय हमने i - 1 रख दिया फॉर्मूले में। ये हो गया। अब इतनी बात तो समझ में आ गई। हम ith रो jth कॉलम की बात करेंगे, ith रो तक तो हम पहुंच गए, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हमने स्किप कर दिए। अब ये बात कब थी, जब आपका लोअर बाउंड कहां से शुरू हो रहा है, 1 से।
अगर आपका लोअर बाउंड 1 से स्टार्ट नहीं होता और हम ये कह रहे हैं कि ये जो एरे है, ये जो एरे है इसकी रियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एरे की जो रियल रिप्रेजेंटेशन है वो है LB1 is to UB1 कॉमा LB2 is to UB2 is to UB2, मतलब LB1 से UB1 तक जा रहा है और LB2 से UB2 तक जा रहा है। अगर इस तरह से हम देखें तो ith तक जाने के लिए कहीं मैं अगर देखो जैसे मैं 4 पे हूं तो 4 तक जाने के लिए लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ है 4, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना। अगर ये LB1 से शुरू होता तो I तक जाने के लिए लेंथ कितनी होती, I माइनस LB1 प्लस 1, ये हम पढ़ चुके हैं। किसी भी एरे में जो LB1 से UB1 तक चलता है एक डायमेंशन, उस पूरी डायमेंशन की लेंथ कितनी होती है, UB1 माइनस LB1 प्लस 1, UB माइनस LB प्लस 1। ये पढ़ रखा है हमने 1D एरे में, 2D एरे में, 3D एरे में यूज किया था। एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ यूज करेंगे। I को किससे रिप्लेस करना है, I अगर 1 से शुरू होता है तो इसकी वैल्यू I है, लेकिन अगर ये LB1 से शुरू होता तो I तक जाने में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते, देखो सीधी सीधी बात है, इस तरह से समझो, इस तरह से समझो 1 8 3 5 6, ठीक है। ये है मान लो LB1 प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू UB1। अगर मैं ये कहूं यहाँ पर इंडेक्स मैंने लिख रखा है 1 2 3 4 5, तो यहां अगर मैं इसकी बात करूं, इसको मैं I कह रही हूं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैंने I बोला। अगर मुझे यहां जाना है 4 पर जाना है और 1 से शुरू है तो ये क्या हुआ, सीधा सीधा 4 हो गया, I माइनस 1 प्लस 1, यहां तक जाने की जो लेंथ है इसमें ये है मेरा LB1 और ये है I, तो I की जो वैल्यू आई वो कैसे आई, I माइनस LB1 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गए, इसलिए I की वैल्यू 4 आई, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ, ठीक है। अगर हमारा लोअर बाउंड 1 से शुरू नहीं होता तो ये I की वैल्यू क्या हो गई, यहां से यहां तक के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, I माइनस LB प्लस 1, इस बारे में मैं कह रही हूं। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, मुझे लगता है ये चीज तो समझ में आ गई होगी। तो हम इसमें I की जगह अगर मैं क्या मान के चलूं, एज पुट I इज इक्वल टू I माइनस LB1 प्लस 1, क्यों, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, as we assume that LB1 is lower bound of रोज, रोज का जो लोअर बाउंड है वो LB1 है, ये हमने अज्यूम किया। तो I की जगह क्या रख देंगे, I इज इक्वल टू I माइनस LB प्लस 1, तो बस इस फॉर्मूले में क्या रखो, I की जगह I माइनस LB1 प्लस 1 है ना, और I माइनस 1 की जगह क्या रखो, I माइनस LB1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया I माइनस LB1 और I माइनस LB1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यही तो आ गया। इसे और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ये क्या है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये n की वैल्यू है ना, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है ना, कहां से कहां तक चल रही है, I माइनस LB1 तक, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू I माइनस LB1 ऑफ I। इस बात को हम जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, I माइनस LB1 इंटू I माइनस LB1 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या है 1 से लेके I माइनस LB1 तक का सम है, यही तो हो गया। इसी बात को हम इस तरह से जनरलाइज करके लिखेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहां से इतनी बात तो ये आ गई, ये क्या हुआ, ये आधा पार्ट हुआ क्या, कि कितनी नंबर ऑफ रोज स्किप करो, इतने सारे दीज मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमें स्किप करने हैं, ये तो मुझे समझ में आ गए, इतने ith रो तक पहुंचने के लिए इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे स्किप करने, इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है ना। ये चीज हम निकाल रहे थे, ये हमने यहाँ पर निकाल ली, ये टारगेट था हमारा, इतनी बात हो गई। अब दूसरा क्या निकालना है कि अब हमें क्या करना है, ith रो में तो पहुंच गए, अब हमें jth कॉलम पे पहुंचना है ना, दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव टू स्किप। तो jth कॉलम की बात क्या हुई कि j माइनस LB2, भाई j है ना, ये क्या है j माइनस 1, यही तो आ रहा था। तो देखो देखो इसी को फिर इसी में चेंजेस करते हैं। अब हमें क्या करना है,
देखो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप टू रीच द jth column in ith रो इज इक्वल टू, ith रो तक पहुंचने के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला मिल गया। अब ith रो में पहुंचने के बाद jth कॉलम तक पहुंचने के लिए इस चीज को जनरलाइज करो। जब हम फोर्थ रे को निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, कॉलम नंबर -1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, तो जब हम j की बात करेंगे तो j -1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दिस इज j -1, j की जो भी वैल्यू होगी -1 अगर हमारा लोअर बाउंड 1 से शुरू होता है ना। इफ या पुट j इज इक्वल टू j माइनस LB2 + 1। अगर हम ये कहें कि जो कॉलम है कॉलम भी LB2 से UB2 तक चल रहा है, 1 से शुरू नहीं हो रहा, तो इसकी जगह j की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, j माइनस LB2 + 1 रखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या आ गई, j माइनस LB2 + 1 -1 से +1 कैंसिल, तो ये क्या आ गया, j माइनस LB2। अब ये दो फिगर्स आ गए हमारे, है ना। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें उस रो तक आने में चाहिए, स्किप करने हैं, प्लस कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे उस कॉलम तक आने में चाहिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने स्किप करने मुझे पता चल गया। तो बस अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, बस फॉर्मूला लिख दो सीधा सीधा। क्या है, लोकेशन ऑफ a ऑफ i, j इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस कितने एलिमेंट मुझे स्किप करने हैं, उस रो तक पहुंचने के लिए i इज इक्वल टू 1 i माइनस LB1 ऑफ i, दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रीच दैट पर्टिकुलर रो। और उस रो में जाने के बाद कितने एलिमेंट स्किप करने हैं कॉलम तक आने के लिए, j माइनस LB2 दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू रीच दैट पर्टिकुलर कॉलम, है ना। इतने एलिमेंट्स हमने स्किप किए और इसको मल्टीप्लाई कर दो W से, तो दिस इज योर डिजायर्ड फॉर्मूला, दैट्स इट। बस अब आपको अगर रो मेजर में कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है और आपको किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस का कैलकुलेशन करना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा के एड्रेस कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं और अब हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। हमारे वाले केस में, यहाँ पर हमारे वाले केस में हमें क्या निकालना है, लोकेशन ऑफ A4,3 इक्वल टू बेस एड्रेस है 100 प्लस i की वैल्यू 1 से लेके i माइनस LB1 की वैल्यू क्या है 1, है ना। हमारे केस में i की वैल्यू LB1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या हुआ, इस पूरे को अगर मैं ओपन करूं तो दिस इज i माइनस LB1 इंटू i माइनस LB1 प्लस 1 अपॉन 2, ये तो वैल्यू आई, प्लस j माइनस 1, है ना, j माइनस 1 और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। चलिए तो अब वैल्यूज पुट करिए, 100 प्लस ये क्या आ गया आपका, i की वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू i माइनस LB1 प्लस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1, ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, अपॉन 2 प्लस j की वैल्यू है 3 माइनस 1, दिस इज 2 इंटू 2, तो कितना आ गया 100 प्लस दिस इज 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12 डिवाइडेड बाई 2 is 6 plus 2 is 8, this is 8 into 2 that is 116। आ गया, यही था। ठीक है बेटा, तो रो मेजर कैलकुलेशन के लिए ये इस तरीके से हमें रीच आउट करना है। अब मैं फिर से दोबारा बताती हूँ कैसे किया हमने। अगर डेरिवेशन पूछ लिया, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। डेरिवेशन में आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेके चलना है, एग्जाम्पल से समझ लिया कैसे करना है। एक पर्टिकुलर, अब हमें रो मेजर में हम स्टोर कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचना है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस रो तक आने में हमें स्किप करने पड़ेंगे। फोर्थ रो में आना है तो 1 + 2 + 3 स्किप करने पड़ेंगे। ith रो में पहुंचना है तो 1 + 2 + 3 अप टू i माइनस 1 तक स्किप करने पड़ेंगे। तो n तक के नंबर का सम n इंटू n+1/2 होता है, तो i माइनस 1 तक नंबर का सम कितना होगा, n की जगह i माइनस 1 रख दो, है ना।
और फिर ये काम जब कर लोगे तो उसके बाद आई की जगह आई माइनस LB1 प्लस को रिप्लेस कर देना। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि 1 से शुरू ना होके LB1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, LB2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम उस फॉर्मूले को जनरलाइज कर देते हैं। फिर उस रो तक आने के बाद कितने कॉलम स्किप करने पड़ेंगे? J माइनस 1 है ना, फिर J की वैल्यू J माइनस LB2 प्लस 1 रख दो। LB2 क्या है? कॉलम का लोअर बाउंड है। बस वो दोनों वैल्यूज रख के ये आपको जनरल फॉर्मूला एक निकल जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला क्या करता है कि अगर रो मेजर ऑर्डर में आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को स्टोर कराना है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या है। अब इसके ऊपर कोई आपसे न्यूमेरिकल पूछ ले तो बस LB1 LB2 I J सब आपको गिवन होगा, W बेस एड्रेस, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम कॉलम मेजर की बात करते हैं। चलिए कॉलम मेजर पे आ जाओ इसी चीज के लिए। चलिए नाउ फॉर कॉलम मेजर डेरिवेशन किस तरह से चलता है। देखो बेटा ये चीजें ऐसी हैं, साथ साथ इनको पढ़ लेना, वन शॉट के भरोसे रहोगे तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे। वो बच्चे जो कंप्लीट 100 मार्क्स को टारगेट करते हैं उनको साथ साथ लेक्चर बाय लेक्चर एक एक चीज को पढ़ते जाना है। ये अगर आपने एक बार समझ लिया ना तो एग्जाम टाइम पे 2 मिनट लगेंगे रिविजन करने में, क्योंकि ये चीजें एग्जाम टाइम पे इनको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है, फिर आप इन्हें छोड़ छोड़ के जाएंगे, है ना। फिर खाली ये होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए 30-40 नंबर के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे उसे पढ़ के जाएं, बाकी सबको छोड़ जाएं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप जब आगे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, वहां आपको ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर लेते हैं, फिर दोबारा मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है, दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, A11 A21 22 A31 32 33 41 42 43 44। This is A51 A52 53 और 54। ठीक है, और ये रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1, ये 5 5। दिस इज A55। ठीक बात है। बस उसी अंडरस्टैंडिंग से जैसे अभी हमने पहले किया था, अब पहले देख लेते हैं कि अगर हम कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कॉलम मेजर में ये जो एरे होगा ये स्टोर कैसे हो। कॉलम मेजर में इसको स्टोर करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, A11 पहला कॉलम है ना, कॉलम मेजर का मतलब क्या है, पहला कॉलम। ये कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन में ध्यान रखना। चलिए पहला कॉलम A11, फिर A21 A31 A41 A5, पहले कॉलम के एलिमेंट्स। फिर दूसरे के क्या है, A22 सिर्फ नॉन जीरो स्टोर करने हैं, 32 42 52 इनको स्टोर कर लिए। ठीक है, फिर तीसरा कॉलम A33 43 53 A33 A43 A53। फिर उसके बाद A44 A54 A44 A54 और फिर A55 इस तरह से ये स्टोर हो। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था उसी चीज को अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। वही एलिमेंट है जिसका एड्रेस हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 100 102, this is 104 106, this is 108 110 112 114 116 118 120। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 100 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। दिस इज 22 24 126 128। दिस इज हाउ दीज एलिमेंट्स विल बी स्टोर्ड। ठीक है, A43 तक आने में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 बाइट्स हमने स्किप कर दिए, 120 पर हमारा ये स्टोर है। इस चीज के लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जैसे हमने रो मेजर के केस में किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब देखो, देखिए बेटा यही है
दिस इज द टारगेट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले A43 तक जाना है। दिस इज द एलिमेंट टू बी रीच टू। ठीक, अब हमें पता है कि जब हम कॉलम मेजर की बात कर रहे हैं तो कॉलम मेजर में क्या होगा, पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, इस ऑर्डर में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्किप करते हैं। तो पहले मुझे क्या करना है, इस डिजायर्ड कॉलम तक पहुंचना है ना। पहले मुझे इस कॉलम में पहुंचना है, फिर इस कॉलम में जाना है, फिर डिजायर्ड कॉलम तक पहुंचना है। मतलब ये दो मुझे पहले यूज करने, स्किप करने, उसके बाद मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बात को किस तरह से देखूं, कैसे निकाल पाएंगे ये चीज। ये जो पूरा ट्राइंगल है हमारा, ये अभी हमने देखा था कि ये जो पूरा ट्राइंगल है इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, दी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर, टोटल तो n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर n क्रॉस n की मैं बात करूं, है ना। फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स अभी हमने निकाले थे, कितने थे, n इंटू n+1/2, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, n स्क्वायर। तो ये जो आए नॉन जीरो, ये कितने आए, n इंटू n+1/2। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। These many number of elements are n into n+1/2 and total are n square। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब देखिए, हाँ बेटा, तो देखिए, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट टोटल हमने क्या निकाले थे, n इंटू n+1/2, इतना हमें पता है। अब अगर हम इन्हें कॉलम वाइज स्टोर करें तो देखो, पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, है ना, और इस एलिमेंट तक मुझे पहुंचना है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो ट्राइंगल हमने बनाया, इस ट्राइंगल को मुझे दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब जरा ध्यान से समझना, दो पार्ट में मैंने इस ट्राइंगल को डिवाइड कर दिया। पूरे ट्राइंगल में से सिर्फ इतना ट्राइंगल जो मैंने पिंक कलर का बनाया, इस बात को सीधा समझना, इसका टेक्निक याद रखना, इसे रटना मत। पूरे में से इस ट्राइंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर मैं हटा दूं, क्योंकि ट्राइंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे निकालने आते हैं, है ना, तो अगर मैं टोटल में से इसको माइनस कर दूं तो दीस मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे, है ना। सीधी सीधी बहुत सारे तरीके हैं, जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट है वो ये है। अब कैसे निकालूं मैं, ये जो ट्राइंगल है यहां तक जाने के लिए इस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचना है, इस कॉलम तक पहुंचने के लिए दो कॉलम मुझे स्किप करने हैं, है ना। टू रीच या नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप, टू रीच द डिजायर्ड कॉलम, पहले मुझे डिजायर्ड कॉलम तक पहुंचना है, इस कॉलम तक मुझे पहुंचना है, यहां तक मुझे पहुंचना है, ऐसे पहुंचना है इस कॉलम पे, है ना। कितने, टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे, टोटल में से इस ट्राइंगल को माइनस करेंगे। टोटल कितना है, n इंटू n+1/2, n इंटू n+1/2, ये तो टोटल ट्राइंगल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसमें से इस ट्राइंगल को अगर मैं माइनस करूं तो ये जो ट्राइंगल मेरा निकल के आया बेटा, ये क्या आएगा बताओ। अगर मैं ये देखूं कि इस वैल्यू के लिए अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो दिस इज j, सी दिस इज j, है ना, और दिस इज i। इतनी बात तो मुझे समझ में आती है, ये i है और ये j है ना। अगर मैं ये मानूं कि ये जो एरे है ये LB1 UB1, मान लो दिस इज LB1 to UB1 and this is LB2 to UB2। अगर ये इस तरह से हम इसे अज्यूम कर लें तो क्या मतलब हुआ, इस रो तक पहुंचने के, यहां तक जाने के लिए कितना स्किप करा, टोटल में से इसे स्किप करना है। अब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलेंगे, देखो, अगर हम पहले ट्राइंगल के निकाल रहे थे ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलते थे, तो टोटल n इंटू n+1/2, इसकी जो लेंथ थी उसी के हिसाब से n इंटू n+1/2 निकाला था। n अगर लेंथ है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो है, देखो 3x3 है ना, 3x3 है, तो 3x3 के लिए क्या होगा, जो n की वैल्यू है, जो लेंथ है वो कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ, हमारे केस में ये 5 - 3 है, देखो यहां से 5 से यहां तक 5 - 3, इतनी लेंथ है।
ठीक बात है, 5 माइनस जे प्लस 1। तो इसे अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो क्या आएगी, ub2 माइनस जे प्लस 1, कह सकते हैं इस बात को। ये जो लेंथ है, देखो अगर मैं इसी बात को कहूं, चलो यहाँ पे इरेज करती हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। ये जो मेरी लेंथ है, ये जो मेरी पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ को हम कह सकते हैं ub2 माइनस जे प्लस 1। क्या इसे कह सकते हैं, ये ub2 है, अपर बाउंड है कॉलम का, ये j है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, ub2 माइनस जे प्लस 1 है ना। तो हमारे लिए ये n हो गया ना, इस ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए n क्रॉस n अगर हम मानते हैं तो इसकी एक साइड कितनी है, ub2 माइनस जे प्लस 1, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने आ गए, इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, अगर इसको मैं n मान लूं तो दिस इज ub2 माइनस जे प्लस 1, दिस इज ub2 माइनस जे प्लस 1, ub2 माइनस जे प्लस 1 है ना, ub2 माइनस जे प्लस 1 और ub2 माइनस जे प्लस 1 प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है ना, ठीक है। फिर से समझो, इस पूरे ट्राइंगल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, पूरे में से इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस करो, इसके ये कितने हैं ub2, ये क्या है j, तो ub2 माइनस जे प्लस 1, ये लेंथ आ गई। अगर इस लेंथ के हिसाब से मैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलूं तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 में n की जगह मैंने क्या रख दिया, ub2 माइनस जे प्लस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, इस तरह से ये निकल गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे इस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचने के लिए लगेंगे, मुझे इस कॉलम पर पहुंचना है, इस कॉलम पर पहुंचने के लिए दीज मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई हैव टू स्किप। पहले ये बताओ, ये बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब जब हम इस कॉलम तक पहुंच गए तो यहां तक, इस कॉलम पे आ गए यहां पर, अब उस रो तक पहुंचना है। आइए, रो तक पहुंचने के लिए कितने कॉलम, कितना स्किप करना पड़ेगा, एक एलिमेंट है ना, एक एलिमेंट स्किप करना पड़ेगा। ये एलिमेंट कैसे आएगा मेरे पास, दिस इज i माइनस जे, हमेशा सीधा कोई भी एलिमेंट मुझे निकालना है, दिस इज i माइनस जे। देखो ये 4 3 है, i की वैल्यू क्या है 4, j की वैल्यू है 1, i माइनस जे इज 1 एलिमेंट। अगर मुझे इसका निकालना होता, i कितना था 5, j कितना था 3, 5 माइनस 3 2 एलिमेंट स्किप करने होते हैं, तो ये i माइनस जे से आपको सीधा सीधा मिलेगा। तो बस इसी चीज को जनरलाइज करते हैं, टू रीच द पर्टिकुलर रो, कॉलम को रीच आउट कर लिया, अब रो को रीच आउट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू स्किप द डिजायर्ड रो, i minus j, these many number of elements I will have to reach to the desired row, जो भी होगी i minus j, ये 4 minus 3 अगर यहाँ होते हैं तो ये 5 minus 3 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव टू स्किप, इस तरह से ये सीधा सीधा निकलेगा। तो मेन जो फॉर्मूला आएगा वो कहाँ से आएगा, क्या लिख सकते हैं, तो लोकेशन ऑफ a of i comma j in column measure order is equal to b plus how many number of elements to skip, देखो पहला क्या है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, n क्या है फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स, अगर हम n क्रॉस n मैट्रिक्स की बात करें तो माइनस, देन दिस इज ub2 माइनस j प्लस 1 इंटू ub2 माइनस j प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस i माइनस j, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो w से, बस सीधा सीधा ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा। ये क्या है, कॉलम मेजर ऑर्डर। अगर मुझे कॉलम मेजर ऑर्डर में पढ़ना है तो ये कॉलम मेजर ऑर्डर में किस तरह से निकालना है उसका फॉर्मूला है। बस अब आप इसमें जो चाहो वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर निकाल लो। देखो इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालते हैं, है ना। चलिए देखिए, लोकेशन ऑफ, हमारे वाले केस में लोकेशन ऑफ 4, 3 ये निकाल रहे थे ना, लोकेशन ऑफ a 4, 3, चलो निकालो। बेस एड्रेस क्या है 100 प्लस,
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? n इंटू एन प्लस 1/2। क्या है ये? 5 क्रॉस 5 मतलब 25, नहीं, दिस इज n इंटू एन प्लस 1/2, 15 था शायद। n इंटू एन प्लस 1/2, n की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 6/2, ये आ गया 15, है ना। तो ये आया हमारा n की वैल्यू। हमारे केस में क्या है? n की वैल्यू हमारे केस में देखिए, n की वैल्यू हमारे केस में 5 है, ठीक है। तो ये आया 5 इंटू 6/2 माइनस UB2 कितना है? UB2 इज 5 माइनस J कितना है? 3 प्लस 1, है ना, प्लस 1। So this is 5 minus 3 plus 1 into 5 minus 3 plus 2 divided by 2 plus I की वैल्यू क्या है? 4 और J की वैल्यू है 4 minus 3 into 2, 4 minus 3 into 2। बस इस ये जो वैल्यूज रखी है इन वैल्यूज को हमें सॉल्व कर लेना है। करो सॉल्व। क्या आया? 100 प्लस ये क्या है? दिस इज 15 माइनस ये क्या है? 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 इज 3 इंटू दिस इज 5 माइनस 3 इज 2, 2 प्लस 2 इज 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 100 प्लस ये क्या आया? दिस इज 6, 15 माइनस 6 प्लस 1, 15 माइनस 6 इज 9, है ना। 15 माइनस 6 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10 और 10 इंटू 2 20, तो दैट इज 100। दिस इज द रिक्वायर्ड एड्रेस दैट वी नीडेड ऑलरेडी, ठीक है बेटा। तो अगर कॉलम मेजर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो क्या करना है? उस पर्टिकुलर कॉलम तक पहुंचना है और सीधे सीधे याद रखना इस कॉलम तक पहुंचने का एक सिंपलेस्ट मेथड है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है n इंटू एन प्लस 1/2 उनमें से इस ट्राइंगल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को माइनस कर दो। इस ट्राइंगल में n की वैल्यू क्या आएगी? UB2 माइनस J प्लस 1। इतनी लेंथ क्या है? UB2 माइनस J प्लस 1। बस उसके हिसाब से इतने एलिमेंट माइनस करोगे तो कॉलम मिल जाएगा और कॉलम में पहुंचने के बाद I माइनस J से आपको वो उस पर्टिकुलर रो तक आप पहुंच जाओगे जहां पर वो एलिमेंट है। बस उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस मच इज अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्पार्स मैट्रिक्स और किस तरह से हम स्पार्स मैट्रिक्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पार्स मैट्रिक्स बेसिकली क्या होती है? मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक 2D एरे है ना, जिसमें 2 डायमेंशन होती है। पहली डायमेंशन रो बताती है, सेकंड वाली डायमेंशन जो होती है वो कॉलम बताती है। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होते हैं, बहुत कम नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आर जीरोस, दैट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्पार्स मैट्रिक्स। पढ़ो एक बार। इफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, मैंने कोशिश की है बहुत कम लिखूं क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझना है कि किस तरह से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव जीरो वैल्यूज देन दिस इज कॉल्ड एज स्पार्स मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखो कहने को 1 2 3 4 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 1 2 3 4 सिर्फ 5 एलिमेंट हैं इसके अंदर जो नॉन जीरो हैं, है ना। ये पूरी की पूरी जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें है 4 क्रॉस 4 मतलब 16। देखो ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है ना। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, है ना। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? इज 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 11। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आपने कहा कि ये एक पूरी मैट्रिक्स है, इसमें 16 एलिमेंट हैं जिसमें से कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट जो है वो जीरो है ना। आप जीरो को किसी में ऐड करो, उसे मल्टीप्लाई करो, इम्पैक्टफुल नहीं है। जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, कई बार क्या होता है किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो एजेस यूज करते हैं, कॉस्ट यूज करते हैं, वो नॉन जीरो होती है ना।
मोस्ट ऑफ द टाइम जो जीरो होता है वो इररेलेवेंट है जब भी आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं एरे की फॉर्म में, है ना। तो रेलेवेंस के लिए नॉन जीरो वैल्यूज को हमें स्टोर करना है और हम चाहते हैं कि जीरोस को हम स्टोर ना करें। तो अब क्यों, ऑब्वियस सी बात है भाई, हम इसे एक एरे में स्टोर करेंगे तो जो एरे अगर हम ले, मान लो इंटीजर का एरे लिया और एक इंटीजर 2 बाइट ले रहा है, तो हमें टोटल कितने 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 बाइट हम इसमें एलोकेट करने पड़ेंगे, जबकि हमारा काम कितने में चल जाएगा 10 बाइट में, क्योंकि 5 नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो है। तो इसलिए वाई टू यूज स्पार्स मैट्रिक्स, सबसे पहली बात कि स्टोरेज, देयर आर लेसर नॉन जीरो एलिमेंट्स देन जीरोस एंड दस लेसर मेमोरी कैन बी यूज्ड टू स्टोर ओनली दोज एलिमेंट्स, पहली चीज। दूसरा, कंप्यूटिंग टाइम, बहुत सीधी सीधी बात है कि अब हमें कोई ऐसा लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर डिवाइस करना है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ हम नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही ट्रैवर्स करें, जीरोस को हमें स्टोर करने की रिक्वायरमेंट ना हो। इस तरह से हम स्पार्स मैट्रिक्स को मेमोरी में रिप्रेजेंट करें कि सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स रखें, जीरोस को हम रिप्रेजेंट ना करें, ठीक है। तो अब ये काम करने के लिए कितनी तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो। So representing a sparse matrix by a 2D array leads to wastage of lots of memory, as zeros in the matrices are of no use in most of the cases. So instead of storing zeros with non-zero elements, we only used to store non-zero elements only. हम सिर्फ non-zero elements को ही store करेंगे। कैसे store करेंगे? तीन चीजें हैं, रो, कॉलम और वैल्यू। उस हिसाब से उस मैट्रिक्स के अंदर किस रो में किस कॉलम में क्या वैल्यू है, इस चीज को हम स्टोर कर लेंगे, पूरी मैट्रिक्स को स्टोर नहीं करेंगे। तो दो तरीके से हम स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एरे की फॉर्म में और दूसरा लिंक लिस्ट की फॉर्म में। आता है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आ जाता है, स्पार्स मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ अ स्पार्स मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी इन अ एफिशिएंट मैनर। उस चीज को सोचने के लिए ये दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन आपको समझाई जाती है। सबसे पहले क्या आती है, एरे का यूज करके आप मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। ये तो लिंक लिस्ट है, दिस इज लिंक लिस्ट। देखिए बेटा, अब देखो समझो, जब हम एरे का यूज करके स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, 2D एरे इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पार्स मैट्रिक्स इन विच देयर आर 3 रोज नेम्ड एज, 3 रोज हम यूज करेंगे स्पार्स मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, रो, कॉलम और वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बना लेते हैं। देखो सबसे पहला है रो, दूसरा है कॉलम और तीसरा है वैल्यू। रो क्या है, कॉलम क्या है और वैल्यू क्या है, ठीक है। सही नहीं आ रहा, दिस इज रो, दिस इज कॉलम एंड दिस इज वैल्यू। चलो रो नंबर, चलो ये जो मैट्रिक्स थी इसी मैट्रिक्स को निकाल लेते हैं, इसी एग्जांपल से आगे करेंगे बात। 0 0 3 0 0 0 0 8, देखो 0 0 3 0 0 0 0 8 0 8 and then the third one is 1 0 3 0 and 1 0 3 0 and the fourth one is 0 0 7 0. This is 0 0 7 0. This is our matrix. ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो, अगर मैं रो और कॉलम 0 से स्टार्ट करूं, दिस इज 0 1 2 3, दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3, दीज आर रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो रो नंबर 0 में कौन सा एलिमेंट है, 3 है। देखो दिस 3 हैज टू बी स्टोर्ड, दिस 3 हैज टू बी स्टोर्ड। तो 3 का रो नंबर क्या है 0, कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर है 2 और वैल्यू क्या है 3। इस तरह से दिस इज हाउ वी नीड टू स्टोर द वैल्यूज इन एरे रिप्रेजेंटेशन, एक रो, एक कॉलम और एक वैल्यू, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, सेकेंड एलिमेंट इज दिस वन, सेकेंड रो में ये एलिमेंट है 8, तो इसका रो नंबर क्या है, रो नंबर इज 1, कॉलम नंबर इज 3 एंड वैल्यू इज 8।
देन नेक्स्ट इज, तीसरा क्या है, 1, दिस 1 हैज टू बी स्टोर्ड। 1 का रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 0, है ना, और वैल्यू है 1। फिर उसके बाद आ जाइए 3 का रो नंबर है 2, कॉलम नंबर है 2 और वैल्यू है 3, ये रिप्रेजेंट हो गया। फिर हमें रिप्रेजेंट करना है 7 को, 3 को रिप्रेजेंट कर दिया, अब हमें रिप्रेजेंट करना है 7 को। तो 7 के लिए क्या हुआ, रो नंबर क्या है 3, कॉलम नंबर क्या है 2 और वैल्यू है 7। दिस इज हाउ वी नीड टू रिप्रेजेंट दीज वैल्यूज। अब हम अगर एरे का यूज करके इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट। एनी हाउ, ठीक है बेटा, इतनी बात मुझे लगता है समझ आ गई होगी। अब देखो इसको हटा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, ये इतना बड़ा कैसे है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी स्टोर हो सकते हैं क्या, ठीक है ना। So these many number of elements we can store. This is how it can be represented. This is a row wise representation of इस तरह से हम इसे एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। रो रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे और फिर इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये तो हो गई आपकी एरे, इस तरह हम एरे की फॉर्म में कैसे रो, कॉलम और वैल्यू, ये ट्रिपलेट्स हैं, कौन सी रो, कौन सा कॉलम और कौन सी वैल्यू, ये चीजें हम यहाँ पर इसकी स्टोर कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, लिंक लिस्ट की फॉर्म में। लिंक लिस्ट के लिए हम किस तरह से करते हैं, अब लिंक लिस्ट हमें पता है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमें पता है कि लिंक लिस्ट में क्या करते हैं कि एरे की तरह ना करके लिंक लिस्ट में हम नोड जनरेट करते हैं। हर एक वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हम एक नोड बनाएंगे और नोड के अंदर क्या क्या वैल्यूज होंगी उनको देखते हैं। वो नोड आपस में एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, मेमोरी में अलग अलग प्लेस पे हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा एक साथ स्टोर्ड है एरे की फॉर्म में। लिंक लिस्ट क्या करती है, एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट में हर एक वैल्यू जो होगी वो एक नोड के अंदर स्टोर्ड होगी और जितने भी वैल्यूज होंगी हर एक अलग अलग इंडिपेंडेंट, एक नोड में एक वैल्यू आप स्टोर करेंगे। किसी एक भी एक एलिमेंट की वैल्यू एक नोड में स्टोर होगी और जो नोड होंगे वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर हो सकते हैं, जिन्हें हम पॉइंटर्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड कर देते हैं, उन्हें हम लिंक लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इस एक आधा लेक्चर के बाद डिटेल में हमें लिंक लिस्ट ही पढ़ना है, उसी को इंप्लीमेंट करना है, उसी की प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हल्का सा जो लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है उसको देख लो। क्या है, नोड का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या वैल्यूज हम रखेंगे। देखो सबसे पहले तो आपका रो, फिर कॉलम, फिर वैल्यू और फिर एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। लिंक लिस्ट में हर एक नोड का ये स्ट्रक्चर होगा, दिस इज नोड स्ट्रक्चर। हर एक नोड का ये स्ट्रक्चर होगा एक लिंक लिस्ट के अंदर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर उसी मैट्रिक्स की बात करते हैं। चलिए देखिए टोटल कितनी वैल्यूज थी हमारी, मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 0 3 0। सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, दिस इज 0 0 0 3 0, फिर है 0 0 0 8, फिर है 0 0 0 8, फिर है 1 0 3 0, 1 0 3 0 and then 0 0 7 0, if I'm not wrong, 0 0 7 0, correct. This is the matrix, है ना। अब इस मैट्रिक्स को लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन किस तरह से दी जाएगी। देखो भाई लिंक लिस्ट क्या कहती है कि हर एक वैल्यू को आप एक नोड की फॉर्म दीजिए
और नोड के अंदर आप ये 4 चीजें स्टोर करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी नोड में? रो नंबर। रो क्या है? पहले वाले एलिमेंट को स्टोर करो, 3 को स्टोर करो। ठीक है, चलो क्या है इसकी रो नंबर? दिस इज 0 1 2 3, दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3। ये रोज हैं, ये रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं। ठीक है, रो नंबर 0, कॉलम नंबर क्या है? 0 2, वैल्यू क्या है? 3, और फिर आपको क्या करना है? अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ये पहला नोड है, इस तरह से हम स्टोर करेंगे। पहला नोड, फिर अगला नोड कौन सा है? दूसरा वाला। इसका रो नंबर कौन सा है? 1 है ना। इसका कॉलम नंबर कौन सा है? 3। इसकी वैल्यू क्या है? 8। और फिर फोर्थ क्या है? ये एड्रेस होल्ड करेगा अगले नोड का। अगले नोड पे आ जाओ, अगले नोड में भी 4 फील्ड हैं। अगला कौन सा है? 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 0, वैल्यू क्या है? 1, और लास्ट में क्या करेगा? अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। अब अगले नोड पे आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? 3, रो नंबर क्या है? 2, कॉलम नंबर क्या है? 2, वैल्यू क्या है? 3, और फिर फोर्थ फील्ड में वो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। अगला नोड क्या है? 7, तो 7 क्या है? रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 और वैल्यू क्या है? 7, और फिर नेक्स्ट एड्रेस में इसके बाद कोई नोड नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या स्टोर कर दिया? नल। दिस इज नल, इसका मतलब है नल, इसके बाद कोई चीज नहीं है। और टोटल वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नोड हमने बना लिए। और ये जो लिस्ट है, इसके पहले नोड का एड्रेस होल्ड करने के लिए एक हमारे पास पॉइंटर है जिसका नाम है हेड, जो कि ये बताता है कि ये लिंक लिस्ट कहाँ से शुरू होती है। तो अब क्या इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब ये जितने भी नोड है ना, ये सारे के सारे नोड अलग अलग मेमोरी लोकेशन पर हो सकते हैं, क्योंकि डायनेमिकली क्रिएट होते हैं। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर तो है, लेकिन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि नोड को हम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डायनेमिकली क्रिएट होते हैं, तो इसका मतलब एक जगह, दूसरा दूसरी जगह, तीसरा तीसरी जगह, कहीं भी क्रिएट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो मेमोरी में एक ही लोकेशन पर जाके क्रिएट हो। ठीक है, तो इस तरह स्पार्स मैट्रिक्स की लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपका ये देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखो। स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बताओ। सजेस्ट अ स्पेस एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर स्पार्स मैट्रिक्स। अगर एरर रिप्रेजेंटेशन, लिंक रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ये 21-22 में आपका आया था, जिसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रो मेजर और कॉलम मेजर ऑर्डर में आपको डेरिवेशन कराने के लिए बोला कि एड्रेस कैलकुलेशन फॉर्मूला निकालो। हमने जो अभी काम किया उसी फॉर्मूले में देखो ऑर्डर ऑफ एन है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दी हुई है आपको। इतनी बात तो क्लियर है। यहाँ पर एन क्रॉस एन मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी कंसिडर की। और यहाँ मैट्रिक्स का नाम इन्होंने लिया है एलटीएम, स्टैंड्स फॉर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई की जगह आप जे रख दो और के की जगह हमने जे यूज किया। तो जो भी फॉर्मूला आया उस फॉर्मूले में पुट लिख देती हूँ मैं। पुट जे इन प्लेस ऑफ आई और पुट के इन प्लेस ऑफ जे। तो बस जो हमने काम किया वही फॉर्मूला आप एलटीएम जे ऑफ के का निकाल देंगे। ये डेरिवेशन हमने किया है, एक बार आ चुका है, पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये करा दिया। ठीक है बेटा, इसके ऊपर अब क्योंकि एक बार ये आ चुका तो इसके ऊपर बेस्ड डायरेक्टली न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो एक बार कर लोगे, मुश्किल नहीं है, एक बार करने में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।